नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए नजर डालते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा से सिंधी समाज की विभिन्न संस्थाओं और भामाशाहों के सहयोग से श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह 8 दिसंबर 2024 को साईं बाबा मंदिर अजमेर में आयोजित होगा। समारोह में 10 जोड़े विवाह सूत्र में बंधेंगे। बारात, फेरे, आशीर्वाद और विदाई जैसे सभी आयोजन भव्य रूप से संपन्न होंगे। मेहमानों के ठहरने की, भोजन और सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। समारोह में 35 संस्थाओं के 200 से अधिक सदस्य सहयोग करेंगे। उपहार स्वरूप समाज 61 आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेगा। संपूर्ण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण और आधुनिक तकनीकों का उपयोग होगा। आज इसी संदर्भ में आयोजकों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई। स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा से ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, श्री अमरापुर सेवाघर, सिंधी समाज महासमिति और साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में अप्रवासी भारतीय सुरेश रामनानी एवं अजमेर वासी रामचंद गुलाबानी, महेश तेजवानी व अन्य भामाशाहों के सहयोग से श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह किया जा रहा है। समारोह संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह 8 दिसंबर 2024 को साईं बाबा मंदिर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 10 युवक युवती विवाह सूत्र में बंध रहे हैं। पंडितों की देखरेख में दूल्हों के डिक का आयोजन प्रातः 10:30 बजे दूल्हों को साईं बाबा मंदिर के कम्युनिटी हॉल में होगा। बारात की निकासी 11:30 बजे बैंड बाजा, शहनाई, ढोल के साथ होगी, जो गुजरवाड़ा अजयनगर के मुख्य बाजार से 2 किलोमीटर घूमकर वापस साईं बाबा मंदिर पहुंचेगी। बारात मार्ग में क्षेत्रीय समाज बंधुओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। बारात का भव्य स्वागत दोपहर 1 बजे मंदिर के मध्यम द्वार पर समाज व कन्या पक्ष द्वारा किया जाएगा। सामाजिक रस्मों के बाद मुख्य मंदिर के हॉल में विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ 1:45 बजे से फेरे प्रारंभ होंगे। फेरों के उपरांत आशीर्वाद समारोह अपराह्न 4:30 बजे मंदिर स्थित गार्डन में संत महात्माओं, भामाशाहों और परिवारजन के साथ होगा। विदाई समारोह 5:30 बजे होगा। समारोह सह संयोजक हरिचंदानी ने बताया कि अजमेर, खैरतल, नसीराबाद, बालोतरा, बाड़मेर, जयपुर, केकड़ी, झालावाड़, सुमेरपुर, फालना व नई दिल्ली के जोड़े विवाह सूत्र में बंधेंगे। सामूहिक कन्यादान समारोह का आयोजन श्री झूलेलाल जी की असीम कृपा से हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा से ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, साईं बाबा मंदिर और सिंधी समाज महासमिति, उसके साथ में 32 अन्य अजमेर की संस्थाएं मिलकर इस पूरे आयोजन को कर रही हैं। इस कार्यक्रम को 8 दिसंबर को संपादित किया जाएगा। 8 दिसंबर साईं बाबा मंदिर के परिसर के अंदर ये सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। इनका पंजीयन वगैरह भी हमने पूर्व में कर लिया है। इसके अंदर लोबा समाज के लोग जो हैं इसमें बढ़ चढ़ कर काफ़ी भाग ले रहे हैं और इसमें 61 आइटम हम लोग कन्यादान के रूप में यहाँ पर उपहार के रूप में हम लोग यहाँ पर उन बच्चियों के साथ में हम लोग देंगे। उसकी सारी लिस्ट आप लोगों के साथ में संलग्न है। ये जो बच्चे हैं वो 10 जो युवक हैं वो सारे के सारे राज्य भर के अलावा देश भर से बच्चे आ रहे हैं। उनकी हम लोग ये सारी चीज़ें 3 जगहों पर इनके रहने की हम लोगों ने व्यवस्थाएं की है। इसमें जो मुख्य रूप से आपको बता दूं कि सुरेश रामनानी जी की अपनी पत्नी श्रीमती पूर्णिमा रामनानी जी की याद में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद में महेश तेजवानी जी ने हम लोगों को जगह उपलब्ध कराई। उसके रामचंद गुलाबानी जी और उनके परिवार के द्वारा इसमें पूरी भोजन व्यवस्था करने के साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया। और इस कार्यक्रम में सिंधी लेडीज़ क्लब के अंदर से 17 आइटम अलग से मतलब दिए गए हैं, जैसे 17 आइटम बाकी सामान के लिए हैं, परंतु एक ही संस्था की तरफ से उसमें अलग अलग नाम नहीं लिखा है। उन्होंने 17 आइटम अपनी तरफ से इसमें उपलब्ध कराए। अजमेर में पहली बार हो रहा है। अजमेर में ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो इस तरीके का बड़ा आयोजन पहली बार। श्री झूलेलाल कन्या महादान सम्मेलन के बाबत आपको सारी जानकारी हमारे संयोजक श्री कमल प्रकाश कृष्णानी जी ने पूर्व में दे दी है। उनमें अगर कुछ चीज़ें छूट गई हों तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी हमारे लड़कियां या लड़के आ रहे हैं वो 100% शिक्षित हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे समाज में शिक्षा का जो ग्राफ है वो आजकल 90% से 95% तक है। और हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि सिलेक्शन में उन बच्चों को ही हम लेवें जो शिक्षित हों। सारे बच्चे शिक्षित हैं और कुछ बच्चे कहीं ना कहीं
नौकरियां भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। और एक प्रश्न आपकी तरफ से आया कि आर्थिक व्यवस्था आपने चेक करी कि नहीं करी। तो आर्थिक व्यवस्था के लिए मेरा निवेदन ये था कि आज कोई भी कन्यादान सम्मेलन में बच्चा आता है और वो जो बच्ची दुल्हन उसके लिए स्वीकृति देती है, वो इस चीज़ के लिए स्वयं ही निर्धारित है कि उसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है, वो लो मीडियम क्लास की है, इसलिए वो इस कन्यादान समारोह में आ रही हैं। क्योंकि आजकल सारे समाजों में लड़कियों की स्थिति चिंताजनक है, लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं, ये सब समाजों में है। तो लड़की मिल जावे, उसकी सगाई हो जावे और कन्यादान में आके वो शादी करे, यह एक बहुत बड़ा विषय था। तो इसलिए ये सारे परिवार या तो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं या मीडियम कमज़ोर स्थिति वाले परिवार हैं। और एक शर्त हमारी मुख्य थी, क्योंकि हमारे सारे दानदाता सिंधी समाज से हैं, उन्होंने ये शर्त रखी कि इंटर कास्ट शादी को आप बढ़ावा नहीं देंगे। लड़का लड़की, वर और वधू दोनों सिंधी परिवार होंगे, उन्हीं को बढ़ावा देंगे। तो इस मुद्दे को भी हमने इसमें जोड़ा है। किसी भी इंटर कास्ट परिवार को हमने सम्मिलित नहीं किया है। और आज से 15 साल पहले प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर द्वारा लगातार 5-7 साल तक यह सामूहिक विवाह सम्मेलन होता था। बाद में उन्होंने बंद कर दिया और एक बार सुधार सभा ने भी आरंभ किया, लेकिन उस ज़माने में सस्ताई थी और परिवारों की स्थिति ज़्यादा चिंताजनक थी, तो परिवार मिल। अजमेर शहर की विभिन्न समस्याओं और नगर निगम में चल रहे धरने को समर्थन देने के लिए राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली आज अजमेर पहुंचे। उन्होंने नगर निगम में कांग्रेस की प्रतिपक्ष नेता के नेतृत्व में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। धरने के दौरान टीकाराम जूली ने नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि शहर की समस्याओं का समाधान करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन जनता के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और आज मैंने अजमेर आगमन पे सर्वप्रथम बाबा साहब को माल्यार्पण किया है। कल संविधान दिवस है और कल का दिन इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत है और मैं ये बात कहना चाहूंगा, जिस संविधान की सोच बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी की थी और उस सोच के साथ ये संविधान देश के अंदर लागू हुआ और उस संविधान को मजबूत करके आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। आज हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सभी जितने भी देश हैं उनके अंदर ऐसा मजबूत लोकतंत्र नहीं है। सब जगह लोकतंत्र को कमजोर किया गया, लेकिन यहाँ कांग्रेस के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया गया, संविधान को मजबूत करने का काम किया गया। लेकिन पिछले समय से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, लगातार संविधान को कमजोर किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने के नारे दिए जा रहे हैं। जो लोग संविधान की प्रतियों को जलाते हैं उनके साथ बीजेपी खड़ी होती है और अब की बार 400 पार, संविधान को बदलने की जरूरत है, इस प्रकार के नारे भारतीय जनता पार्टी लगातार देती रही है। और यही नहीं, जो इस देश की स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, इन सब का दुरुपयोग करना, चुनी हुई सरकारों को गिराना, इस प्रकार का लगातार आपको पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हम आज बाबा साहब की प्रतिमा के सामने ये प्रण लें कि उनका बनाया हुआ संविधान इस देश के हर नागरिक के लिए है, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, अगड़े के लिए भी, पिछड़े के लिए भी। तो उसको और मजबूत करने की जरूरत है, उसको कमजोर नहीं होने दें, उसको मजबूत करने के लिए हम काम करें। अच्छा सर, जो अभी हाल ही में चुनाव आए महाराष्ट्र और उपचुनाव, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो नतीजे आए हैं प्रत्याशित हैं, ऐसे हमारी सोच नहीं थी, न कहीं भी ऐसा कहीं रुझान था, न पब्लिक में ऐसी बात थी। तो दूसरा झटका हमको लगा है। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी बच्चा कह रहा था, मीडिया कह रहा था, सर्वे कह रहा था, लेकिन परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आ पाए। हम महाराष्ट्र की भी और हरियाणा की भी तह तक जा रहे हैं, गहराई तक जा रहे हैं। ऐसे क्या कारण है? चुनाव आयोग के सामने भी हमने शिकायतें दर्ज कराई है। इस पूरे मामले को हम
पूरी स्टडी करवा रहे हैं। ईवीएम को लेकर कुछ कहना चाहिए? देखिए, ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम की बैटरी पे सवाल उठ रहे हैं। जो बात हरियाणा में आई थी वो वापस महाराष्ट्र में भी आई है कि कई बूथ ऐसे हैं जहां ईवीएम 99% चार्ज मिली है, और जहां 99% चार्ज मिली है वहां एक तरफा वोट बीजेपी के खाते में गया है। तो उसको भी हम दिखवा रहे हैं, उसकी जो शिकायतें हमने चुनाव आयोग को भेजी है। मैं पहले भी इस बात को लेके कहा है, और यहाँ तो अजमेर के अंदर तो बड़ा इश्यूज भी बना है। लगातार इसके लिए वकील साहिबान एजिटेशन भी कर रहे थे, लिखित में भी दिया है। मैंने खुद भी विधानसभा के अंदर भी ये मामले को उठाया है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो नियम और कानून के और संविधान के अनुसार होनी चाहिए, उसको सरकार नहीं करना चाह रही है। यही तो मुख्य मुद्दा है। ये सारी चीजें संविधान के अंतर्गत है, तो उन सबको जो कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले भी जोगाराम पटेल जी द्वारा अपने बच्चे की नियुक्ति करा दी गई थी, फिर बाद में उसको वापस किया गया था। तो ये सारी एक ही चीजें हैं। ये सांकेतिक धरना दिया है। देखो, हमारे नगर निगम में हमारे कांग्रेस धर्मेंद्र राठौर जी जूरी साहब आए हैं। मैं चाहूंगा उन्होंने आज धरना दिया है। अपनी रिपोर्ट पेश करें। नगर निगम में जो यहाँ का कमिश्नर और हमारे मेयर ने जो वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी के पार्षद और सभी पार्षद को 50-50 लाख रुपए डेवलपमेंट के लिए देंगे, लेकिन आज तक इसको समझ नहीं दी। ये बहुत बड़ा हमारे और राजस्थान में सबसे ज्यादा हमारे टीकाराम जी जी आए नेता प्रतिपक्ष हैं, और ये विधानसभा में भी बीजेपी सरकार की जो नाकामी उजागर कर रहे हैं। हम लोग भी और हमारे प्रदेश दिनों से इंतजार कर रहे हैं। आज माने आज बीजेपी की सरकार को चैन से सोने नहीं देंगे। ये जैसे काम करना चाहिए, अजमेर में सड़कों में काम करे, और हम सुनेंगे नहीं। चिकित्सा पे करे, स्वास्थ्य पे करे, हम लोग काम करें। इनको नाम बदल रहे हैं, नाम बदल हमारा रहे हैं। काम करवा के रहेंगे। अभी आप देखिए, आपको जैसे अभी नौरत भाई ने बताया 50 लाख का काम इंतजाम नगर निगम की जीसी में पास हुआ है, वो तक जाहिर नहीं ना होगा। और उसके इससे बाद हमारे अजमेर की अजमेर बात आती है कि प्रशासन ने दुकानें अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने आज 44 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क और नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह सड़क गुलाबबाड़ी तेजाजी की देवली से कल्याणीपुरा रेलवे फाटक तक बनाई जाएगी। इस परियोजना से क्षेत्रवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। तेजाजी की देवली से हमारे कल्याणीपुरा को जाने वाली ये जो मुख्य रोड है, आप देख रहे हैं कि तेजाजी की देवली पर ये सीसी सड़क का काम अभी चल ही रहा है। 66 लाख का ये कंप्लीट होगा। अब कल परसों से इसका काम शुरू होगा। इसके साथ ही तेजाजी की देवली से कल्याणीपुरा रोड, जो हमारे 2 वार्डों के बीच की मध्य की रोड है, 44 लाख रुपए की लागत से विधायक कोष से इस सड़क को स्वीकृत किया गया और पीडब्ल्यूडी द्वारा ये सड़क बनाई जा रही है। तो बहुत फर्स्ट क्लास सड़क बनेगी। पिछले 2 सालों में कांग्रेस के राज में बारिश की वजह से ये सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो गई थी। पिछली बार हमने धरना भी दिया था इस सड़क को लेकर के, इसके पानी को लेकर के, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सत्ता बदली और भजनलाल जी की सरकार में आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से सीसी की बहुत 66 लाख की सड़क बन करके अभी कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही 44 लाख रुपए की सड़क भी, ये जिसका आज हमने शिलान्यास किया है, वो 44 लाख रुपए की सड़क भी बनेगी। तो ऐसे करके ये दोनों सड़कें लगभग 1 करोड़ के आसपास की ये दोनों सड़कें, जिसके निर्माण के लिए विधायक की अनुशंसा पर कार्य किया गया है। और कुछ दिनों में यहाँ के क्षेत्रवासियों को आवाजाही से जो दिक्कत होती थी, उससे मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण के क्षेत्र में अंधाधुंध निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। समिति ने आरोप लगाया कि वर्तमान में सरकारी निगमों की सामाजिक जिम्मेदारी को दरकिनार कर निजीकरण की ओर बढ़ा जा रहा है, जिससे राज्य की सामरिक सुरक्षा और जनहित को खतरा हो सकता है। राजस्थान विद्युत एकता संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे राजस्थान के लगभग 50,000 कर्मचारी विद्युत के आज अपने अपने कार्यालयों में उन्होंने कार्य बहिष्कार किया है। और हमारी जो मांग है, मुख्य मांग है, विद्युत कंपनियों के अंदर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण, उत्पादन, वितरण, जोधपुर, जयपुर, अजमेर में जो निजीकरण किया जा रहा है, प्रत्येक कार्य ठेके पर दिया जा रहा है। पूरे का पूरा ग्रामीण एरिया ठेके पर दिए जाने की जो टेंडर प्रक्रिया चालू हो गई है, इसको रोकने के लिए और ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जीपीएफ नंबर का आवंटन किए जाने के लिए, साथ ही विद्युत निगमों के अंदर जितने भी पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों पर स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए आज संयुक्त एकता संघर्ष समिति ने यहाँ अजमेर में हाथीवाटा पावर हाउस में एकत्रित होकर सभी कर्मचारियों ने, चाहे वो मुख्य अभियंता कार्यालय के हों, अधीक्षण अभियंता कार्यालय, पेंशन, सिविल, विजिलेंस, मीटरिंग,
इसके अलावा ट्रेनिंग, सेफ्टी, पेंशन, इन सभी कर्मचारियों ने यहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है और दिया गया। एसडीएम महोदय को ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम भजन लाल जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है। साथ ही एसीएस के नाम ज्ञापन हम सहायक अभियंता महोदय को दे रहे हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से हमारी ये मांग है कि विद्युत कंपनियों के अंदर निजीकरण बंद किया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है और इसका हम विरोध करते हैं। विनीत कुमार जैन, स्थानीय संयोजक, संयुक्त एकता संघर्ष समिति विद्युत, राजस्थान, अजमेर। पुष्कर मेला स्टेडियम में रविवार रात भव्य भजन संध्या में गायक कन्हैया लाल मित्तल ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिव वंदना और सेठों के सेठ खाटू नरेश जैसे भजनों पर दर्शक झूम उठे। मुख्य अतिथि निम्बार्क पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य श्री जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम ने सनातन एकता का संदेश दिया। मित्तल ने श्याम मंदिर निर्माण का संकल्प दिलाते हुए हर घर पर भगवा ध्वज लगाने का आह्वान किया। तीर्थनगरी पुष्कर में रविवार को एक शाम खाटू श्याम के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध गायककार कन्हैया लाल मित्तल ने 2 घंटे से अधिक एक से बढ़कर एक भजनों का रस बरसाकर सनातन प्रेमियों को जमकर झुमाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्याम बाबा की झांकी सजाई गई। साथ ही निम्बार्क पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य श्री जी महाराज के सानिध्य में कन्हैया मित्तल ने सनातन को एक करने की अलग जगाई। मेला स्टेडियम में रविवार की शाम 8 बजे शुरू हुई एक शाम खाटू नरेश के नाम भजन संध्या में भजन सम्राट कन्हैया मित्तल ने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। इसके बाद मित्तल ने शिवशंकर भोले बाबा का भजन गाया। उन्होंने उपस्थित सनातन प्रेमियों से पुष्कर में भी जल्दी श्याम बाबा का मंदिर बनवाने के लिए हाथ खड़े करवाकर संकल्प दिलाया, जिस पर सभी ने हाथ खड़े कर संकल्प लिया तथा सभी से खाटू जाने के लिए वादा लिया। मित्तल ने मेरा सालासर दरबार के साथ अनेक शाम भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं में जोश भर दिया। गायककार कन्हैया मित्तल ने उपस्थित सनातन प्रेमियों से कहा कि हम सबको किसी धर्म से बैर नहीं, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म के खिलाफ कुछ गलत बोलेगा तो फिर उसकी खैर नहीं। रावत महासभा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष देवी सिंह रावत की अध्यक्षता में रविवार को पुष्कर स्थित रावत मंदिर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत को रावत रत्न प्रदान करने, समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों व जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने और समाज के लिए जमीन आवंटन के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति बनी। आगामी 22 दिसंबर को आयोजित होने वाली आम सभा में प्रतिभावनाओं व राजकीय सेवाओं में चयनित समाज बंधुओं का सम्मान किया जाएगा। महासभा राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष श्री देवी सिंह रावत की अध्यक्षता में एक मीटिंग रखी गई। समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारी आए और इसमें आगामी 22 दिसंबर को यहाँ पर एक आम सभा होगी। इसके साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह का, जिसमें कम से कम छात्रों जो 80% अधिक बच्चे हैं अंक प्राप्त किए, उनको सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा जनप्रतिनिधि हैं, अपने सरपंच है और अपने जिला परिषद सदस्य है, पंचायत समिति है, प्रधान है, उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जाए। इसके साथ ही उसी कार्यक्रम में हमारे माननीय जो जल संसाधन मंत्री है, उनको रावत रत्न देने के बारे में प्रस्ताव किया गया, तो सर्वसम्मति किया कि उनको रावत रत्न दिया जाए। और वही उसी दिन मुख्य अतिथि होंगे और उस दिन बहुत बड़ी भारी आम सभा होगी। रावत समाज ये सोचिए कम से 3-4 हज़ार आदमी इकट्ठे होंगे और बहुत बड़ी आम सभा होगी, जिसमें और भी ऐसे प्रस्ताव रखे जाएंगे जिसको अनुमोदन किया जाएगा। आपका नाम? और ज्ञान सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान में संरक्षक रावत महासभा राजस्थान। आज रावत महासभा के नेतृत्व में 22 दिसंबर को हम जो है रावत महासभा की तरफ से हमारे माननीय मंत्री जी का रावत रत्न उपाधि से उनको सुशोभित किया जाएगा और हमारे समाज के जो होनहार बच्चे हैं, उन बच्चों को जो 10वीं 11वीं और आगे जो संकाय हैं, उस वर्गों के अंदर जो 80% से ऊपर जो है उनको प्रोत्साहित किया जाए। आजाद हिंद फौज के कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में शहर में शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा शहर में शांति भंग करने का प्रयास किया जाता है, ऐसे लोगों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। आज आजाद हिंद फौज जिला कमांड
अजमेर पराक्रम रेजिमेंट श्रीमान जिला कलेक्टर साहब के पास पहुंचकर लोक शांति व लोक कल्याणार्थ हम लोग पहुंचे हैं। और जो लोक शांति को भंग करते हुए असामाजिक तत्व हैं, जो विभिन्न विचारधाराओं से देश में अशांति को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सबको पाबंद किया जाए। और लोक कल्याणार्थ राष्ट्रकवि प्रदीप जी की पुण्यतिथि के आयोजन के लिए 11 दिसंबर 2024 को आज़ाद हिंद फौज एक विश्व शांति विजय यात्रा शहीद स्मारक रेलवे स्टेशन से आयोजित कर रही है, जिसमें प्रशासनिक सहयोग के लिए ये आज़ाद हिंद फौज की पराक्रम रेजिमेंट जिला कमांड यहाँ पहुँची है और कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया है। और 30/11/2024 जो आज़ाद हिंद फौज का विजय दिवस है, वो विजय दिवस यहाँ श्रीमान राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित करते हुए भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना के मूल स्वरूप को परिभाषित करने हेतु आज़ाद हिंद फौज पराक्रम रेजिमेंट आमंत्रित करती है। और इसके प्रशासनिक सहयोग के लिए हम लोग जिला कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे हैं। अच्छा, आपकी फौज ने अब तक क्या क्या काम किए? हमारी फौज परिचय की मोहताज नहीं। आज़ाद हिंद फौज दूसरे विश्व युद्ध में भी, पहले विश्व युद्ध में भी, और अभी ये तीसरा विश्व युद्ध है, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल वार। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का गठन करते हुए और हम हमारी जो प्रणाली है हम उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि लोक शांति जब उत्पन्न हो रही है, विभिन्न जगह दंगे हो रहे हैं, विभिन्न जगह अवैध दावे हो रहे हैं, तो उन सबको कानून प्रतिबंधित क्यों नहीं करता, पाबंद क्यों नहीं करता? आज बड़े बड़े मंत्री, सांसद असंवैधानिक भाषा का प्रयोग बड़े बड़े मंचों से करते हैं, तो उनको पाबंद कराया जाए, जिससे राष्ट्र में शांति बनी रहे। और लोक कल्याणार्थ विभिन्न प्रकार के आयोजन अब तक हमने देखे, आप कराते चले जा रहे हैं। और अब आज़ाद हिंद फौज संगठित होकर राष्ट्र को शांति, सुरक्षा, समृद्धि की कामना से आगे बढ़ते हुए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के पास पहुंची है। नाम बताओ। मेरा नाम योगेंद्र अजमेरा, लेफ्टिनेंट आज़ाद हिंद फौज। और ये कार्यक्रम हमारे ब्रिगेडियर श्रीमान महेंद्र जी आर्य के नेतृत्व में आयोजित किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।